भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका सीधा सा अर्थ होता है तिरंगे की बात। और तिरंगा जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, यानी इंडियन नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हैं, कुछ इतिहास है, कैसे ये अस्तित्व में आया, किस तरह से भारत के लोगों ने इसे अपनाया, इस पर क्या कानून बनाए गए, क्यों इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आज़ादी का दूसरा नाम इंडियन नेशनल फ्लैग ही कहलाता है। यानी जब हम फ्लैग की बात करते हैं तो मतलब हम आज़ाद हैं। किसी भी कंट्री के पास में जब अपना एक नेशनल फ्लैग होता है तो उसका अर्थ ही होता है कि वह आज़ाद है। अभी की डेट में आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 208 देश आज़ाद हैं और सभी के पास अपना एक झंडा है। हर एक देश ने अपने पास जो झंडा है वो हर एक देश का आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ का तो सबका अलग अलग डिज़ाइन का है, अलग अलग तरीके का है और सबके साथ कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा है। तो वैसे ही हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के साथ भी कुछ इतिहास जुड़ा है, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो नेशनल फ्लैग है वो हमारे इस बात का प्रतीक है कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होने का संदेश भी यह देता है। जो नेशनल फ्लैग की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जो इसका रूप हम लोग देख रहे हैं, इसे 22 जुलाई 1947 में एक मीटिंग हुई थी जो भारतीय संविधान सभा की बैठक थी, उस समय से अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले ही इस मीटिंग को की गया था, यानी इस मीटिंग में इस झंडे को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच इस नेशनल फ्लैग को अपनाया गया। इसके बाद भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। मतलब जब हमारा रिपब्लिक डे आया, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हम रिपब्लिक हुए, तब भी इसे फहराया गया और इसे अपनाया गया था साथ साथ। तो तिरंगे का अर्थ ही है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। जब भी हम तिरंगा शब्द यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, यानी इंडियन नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं। अब इससे जुड़े कुछ इतिहास हैं कि कब कब किस किस तरह के झंडे डिज़ाइन किए गए, किस तरीके से इसकी कोशिश की गई कि नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया जाए और आज जो हम रूप देख रहे हैं उसकी शुरुआती दौर में उसका डिज़ाइन कैसा था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी, उन चीज़ों को। सबसे पहले 1906 में, यानी 1906 में एक फ्लैग इस डिज़ाइन का इस तरह का बनाया गया जो कि कलकत्ता में फहराया गया था पारसी बागान चौक, जिसे ग्रीन पार्क के नाम से आज की डेट में जाना जाता है। तो पारसी बागान चौक था जहां पर इस डिज़ाइन के झंडे को फहराया गया था, जिसमें ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी थी, बीच में पीली और नीचे लाल। इसमें एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा बने थे और ऊपर कुछ कमल के फूल बने थे। इस तरह से था, बीच में वंदे मातरम लिखा था। तो यह झंडे का एक डिज़ाइन लाया गया था जिसे भीकाजी कामा की एक मीटिंग हुई थी। हालांकि इसके बाद में जो 1907 में कुछ कुछ उस तरह से ही था, वहाँ पर जब इसे फहराया गया था तो कुछ उस झंडे से भी ये मिलता जुलता ही था। लेकिन ये पहला झंडा था तो यूँ कहेंगे कि उस मीटिंग में जो झंडा फहराया गया था वो इसकी जैसा मिलता जुलता था। तो इसको उस समय के टाइम में जो 3 पट्टियों से बनाया गया था और जिस तरीके की डिज़ाइन देख रहे हैं ऐसा इसे लाया गया, लेकिन ये नेशनल फ्लैग के रूप में इसे अपनाया नहीं गया। स्टार्टिंग की गई थी, पहली बार इसे फहराया गया था लेकिन इसे अपनाया नहीं गया था उस समय के टाइम में। फिर उसके बाद दूसरे प्रकार का झंडा भीकाजी कामा मैडम, जो कांग्रेस की एक मेंबर भी रही हैं, उनके कार्यकाल में 1907 में इसे फहराया गया था और कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर इसे फहराया था उस जगह पर। तो 1905 में भी कहीं कहीं कहा जाता है कि कुछ डेट है 1905 में इसे किया गया था, बट कहीं डेट, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये इंडियन नेशनल जो फ्लैग की एक वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसे टैली कर सकते हैं कि उसके अनुसार है। तो वहाँ पर 1907 डेट के अनुसार ही इसे इंडिया में माना जाता है। तो कई बुक्स में कई जगह पर 1905 भी कहा जाता है, लेकिन 1907 को यह डेट फिक्स मानी जाती है। तो दूसरा झंडा जो इस डिज़ाइन का फहराया गया था वो 1907 में। इसे विजय ध्वज के रूप में भी लाया गया था। इसमें ऊपर जो कमल की पट्टियाँ, जहाँ कमल बना हुआ था उस जगह पे अब सितारे बना दिए गए थे जिसे सप्तऋषि कहा गया था और हरे रंग को नीचे रखा गया था। इसमें इस तरह से इसे डिज़ाइन बनाया गया। यह बर्लिन में एक समाजवादी सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी इसे प्रदर्शित किया गया था और उसी का अर्थ था कि ये वहीं पर इसके उस समिति के लिए इसका प्रयोग किया जाना है। हालांकि भारत में इस झंडे का डिज़ाइन मान्य बाद में हुआ था, लेकिन इसे भी अपनाया नहीं गया। फिर उसके बाद में तीसरा झंडा कुछ इस तरीके से था जो काफ़ी संघर्ष के बाद में लाया गया, लेकिन यह झंडा आंदोलन के दौरान था।
आंदोलन के दौरान किस तरीके से 1917 में जब कुछ राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया था तो एनी बेसेंट ने, लोकमान्य तिलक ने, दोनों लोगों ने मिलकर घरेलू शासन करने के लिए आंदोलन के लिए दौरान इसे फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। इस देखिए पट्टियां इस तरीके से बनी हुई हैं, तो 5 लाल और 4 हरी पट्टियों के साथ इसे बनाया गया था। सप्तऋषि के जितना भी इसका डिज़ाइन बनाया गया था कुछ इस तरीके से बना दिया गया था, इसे इस तरीके से किया गया था, जिसमें बाईं ओर यानी इस तरफ एक ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था, यूनियन जैक बनाया गया था इसमें और दूसरी तरफ यहाँ पर अर्धचंद्र के साथ एक सितारा लगाया गया था। तो ये आंदोलन के दौरान 1917 में इस झंडे को फहराया गया, लेकिन इसे भी भारत में अपनाया नहीं गया। आगे चलकर इस झंडे के डिज़ाइन बदलते गए, कुछ नए रूप आते गए, कुछ नए तरीके के और भी डिज़ाइन दिखे। जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक अपने सत्र के दौरान 1921 में बेजवाड़ा, एक जगह है जो अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक युवक ने इस झंडे को बनाया, गांधी जी को दिया था। यह 2 रंग का बना हुआ था, एक लाल जो 2 प्रमुख समुदाय को प्रदर्शित करता था, लाल और हरे, यानी हरे का अर्थ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से था और लाल से अर्थ यहाँ पर हिंदू समुदाय था। तो इस दोनों को प्रतिनिधित्व करने वाला ये एक झंडा बनाया था। गांधी जी को इसे जब दिया गया तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें चरखा भी लगा दिया जाए, जिसका अर्थ यह होगा कि यह भारतीयों के चलने का या राष्ट्र की प्रगति का संदेश होना चाहिए, संकेत है उसका। तो इस तरीके से उन्होंने सुझाव दिया था और यह झंडा इस तरीके से यहाँ बनाया गया और जिसे लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। लेकिन यह झंडा भी आगे चलकर अपनाया नहीं गया, यानी इसके स्वरूप बदलते गए धीरे धीरे। आज़ादी से पहले बहुत से प्रयोग किए गए। जब कोई आविष्कार होता है तो हम सभी जानते हैं कि उस आविष्कार के विफलताओं के भी संभावनाएं होती हैं। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी आविष्कार तक पहुंचने के लिए हमें कई असफल प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए उन असफल प्रयास से कुछ सीख कर ही आगे बनाया जाता है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। 1931 में फिर एक बार एक नए तरह से इस झंडे को डिज़ाइन किया गया, जिसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया और तिरंगे के रूप में इस ध्वज का बेसिक फॉर्मेट बनाया गया। जो आज हम लोग नेशनल फ्लैग देखते हैं उसका शुरुआती स्टाइल बिल्कुल ऐसे ही था। यह ध्वज जो था वर्तमान स्वरूप का पूर्वज कह लीजिए इसको है बिल्कुल। केसरिया इसमें ऊपर रखा गया, सफ़ेद इसमें बीच में रखा गया और उसके अलावा हरा रंग नीचे, लेकिन बीच में गांधी जी के चरखे को प्रदर्शित किया गया था, जिसका अर्थ यहाँ पर भी वही था कि देश निरंतर प्रगति कर रहा है। चरखे का अर्थ था चलना और इसका अर्थ होता है प्रगति करना, यानी समय लगातार चल रहा। लेकिन ये राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी था। इस तरह से इसे जब झंडे को अपनाया गया था, तो जो अभी हम लोग झंडा देखते हैं उसका बेसिक फॉर्मेट बिल्कुल यही था। आगे चलकर इसे भी परिवर्तित किया गया, थोड़ा बहुत अपडेट करके अब जो हम नेशनल फ्लैग देखते हैं उसे हमारे भारत में सब जगह अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा हुई, इसमें कुछ भारतीयों ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और इसका महत्व, इसके चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया पूरी तरह से। इसमें चरखे के स्थान पर अशोक सम्राट के एक धर्म चक्र को दिखाया गया है, जिसका अर्थ था यहाँ पर समय का चलना लगातार, यानी इसका निरंतरता था, इसका अर्थ था लगातार चलते रहना। इस चक्र का अर्थ था समय। जो कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः इसे अपना लिया गया था और ये आज भारत का तिरंगा बना है, यानी नेशनल फ्लैग के रूप में हम इसे आज देखते हैं और इसी झंडे को हम लोग सम्मान की दृष्टि से पूरे भारत में देखते हैं। तो अभी का इतिहास पूरे भारत में जो झंडे का अभी का तक का इतिहास था वही था। इसके संबंध में फिर कुछ कानून भी बनाए गए कि झंडा किस प्रकार से होगा, कैसे इसे फहराया जाएगा, इसके संबंध में क्या गाइडलाइन होंगी, इन सबको भी तय किया गया। जैसे नेशनल जो फ्लैग है उसको 3 रंग के पट्टियों से बनाया गया। सबसे ऊपर केसरिया, फिर बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ये तीनों समानुपात में है। समानुपात का मतलब यह है समान बराबरी के अनुपात में, कोई चौड़ाई में कम नहीं है, कोई चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है, कोई लंबाई में कम नहीं, कोई लंबाई में ज़्यादा नहीं है, सब समान अनुपात में है। जिनकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 2 और 3 है, बल्कि ये 2 चौड़ाई है और 3 लंबाई है, यह इसका अनुपात है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का, ध्यान देंगे कि नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ से लिया हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है लगभग, और इसमें 24 तीलियाँ बनी हुई हैं। तो ये इसका एक पूरा का पूरा जो आउट फॉर्मेट था
उस फॉर्मेट को भी इस संहिता के साथ बताया गया है। अब इस झंडे में जो रंग के प्रयोग किए गए हैं उसमें हम लोगों ने रंग को समझा। तो यहाँ पर हर एक रंग का कुछ अपना मतलब है। वह मतलब यह है कि इसमें केसरिया रंग जो है वो देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद पट्टी जो है वो धर्म चक्र के साथ में है, शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी जो है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है, यानी धरती को दर्शाता है। यह तीनों रंगों का यहाँ पर अर्थ है और चक्र का अर्थ है। अब जो इसमें चक्र है वो धर्म चक्र है, विधि का चक्र भी इसे कहते हैं। विधि का मतलब कानून का चक्र भी इसे कहते हैं। 3री शताब्दी के दौरान इसे ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा इसे सारनाथ के मंदिर में लगाया गया था, जिससे जहाँ से ये लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का मतलब सीधा सा है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। ये चक्र का मतलब है चलना, जिसका अर्थ समय भी होता है। इस तरीके से इसे अपनाया गया। अब ध्वज संहिता को समझें। ध्वज संहिता का मतलब है कि झंडे से जुड़े हुए कुछ कानून। ऐसा कानून कि अगर हम झंडे का अपमान करते हैं किसी भूलवश या जानबूझकर, तो अपमान करने वाले व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान है उसके लिए, और उसे इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या सज़ाएं दी जा सकती हैं इन सब के विषय में। तो ये गाइडलाइन सभी को पता भी होना चाहिए। अगर हम इंडियंस हैं और हम इंडियन के नेशनल फ्लैग को हम होस्ट करते हैं, जगह जगह पर हम इसे फहराते हैं, नेशनल जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन, तो हमें इसके विषय में भी पता होना चाहिए कि इसकी जुड़ी हुई संहिता क्या है। 26 जनवरी 2002 को इस संहिता को लाया गया था। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। स्वतंत्रता के कई वर्ष के बाद में नागरिकों को अपने घरों में, कार्यालय में, फैक्ट्री में और जो भी राष्ट्रीय दिवस होते हैं उस जगह पर, राष्ट्रीय ऑफिस जो होते, नेशनल ऑफिस होते हैं या प्राइवेट ऑफिस हैं, उस जगह पर इन्हें फहराने की अनुमति मिली। यानी झंडा संहिता के तहत ये एक कानून बनाया गया कि आप इसे फहरा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही केवल नहीं, आप भी इसे फहरा सकते हैं, यह एक कानून बनाया गया। अभी के समय में भारतीय सभी नागरिकों को राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी किसी भी समय फहरा सकते हैं, लेकिन इसके साथ यह ध्यान रखना जरूरी है कि ध्वज की संहिता को कठोरता से पालन भी करना होगा। यानी तिरंगे की शान में कोई कमी आने नहीं चाहिए। सुविधा की दृष्टि से इसे यह कुछ इस तरीके से प्रावधान किए गए थे कि ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है, यानी कि झंडा किस प्रकार से है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, किस तरह होना चाहिए, सामान्य विवरण। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठन यानी प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं, शैक्षणिक संस्थानों यानी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और इनके सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठन यानी उनके जो भी और ग्रुप्स हैं उनमें अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। तो ये दूसरा भाग है। और इसके बाद तीसरे भाग में इसका विनियमन है, यानी कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे और किस तरीके से इसको फहराया जाए, ये सब चीज़ें। अब झंडे के विषय में कुछ गाइडलाइन है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नेशनल फ्लैग जितने भी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, खेल परिसर यानी खेल के स्थान जहाँ पे हैं, स्काउट शिविर जहाँ पे स्काउट गाइड की प्रशिक्षण दिया जाता है, उस जगह पर झंडे को सम्मान देने की प्रेरणा के लिए फहराया जाता है। यानी हमारी एकता का प्रतीक भी है यह ध्वज। दूसरा, विद्यालयों में ध्वजा आरोहण यानी ध्वजा को जब हम ध्वज को होस्टिंग करते हैं तो निष्ठा के साथ एक शपथ शामिल की गई है। यानी हम एक कसम लेते हैं कि इस झंडे के सम्मान में कोई कमी आने नहीं देंगे। किसी सार्वजनिक, निजी यानी सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस और निजी संगठन यानी कहीं प्राइवेट जो प्लेसेस होंगे वहाँ प्राइवेट सोसाइटीज़ होंगी या कोई जितने भी एजुकेशनल सोसाइटीज़ होंगी, उनके द्वारा, उनके सदस्य के द्वारा नेशनल फ्लैग को जब भी प्रदर्शन किया जाएगा तो वो सामान्य सभी अवसरों पर आयोजन किया जाएगा, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को मान सम्मान में उसको या प्रतिष्ठा के रूप में अपनाया जाता है। जैसे कि कोई भी अगर नेशनल फेस्टिवल होता है तो उस दौरान इसे फहराया जा सकता है। लेकिन नई संहिता 2002 में धारा 2 के अनुसार सभी निजी नागरिकों को यानी प्राइवेट लोगों को अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया। मतलब अगर आप चाहें तो 15 अगस्त 26 जनवरी को आप अपने घर की छत पे भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन सम्मान का ध्यान रखना होगा, यह इसमें अधिकार दिया गया है। लेकिन अब इसके साथ में कुछ ऐसे कानून बताए गए, कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई जिसे हमें नहीं करना चाहिए, जो गैर कानूनी है। अगर हम नेशनल फ्लैग का अपमान करते हैं तो यह देश का अपमान है। इस तरीके से इसे
कानून में लाया गया है। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है कि इसको सांप्रदायिक लाभ यानी कभी किसी को बरगलाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करके उसमें दंगा भड़काने के लिए इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। पर्दे के रूप में झंडे का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है, कपड़े के रूप में कभी भी नहीं करना है। आपने अक्सर करके देखा होगा कुछ लोग तिरंगे कलर का कपड़ा पहनते हैं, तो आज ये जान लीजिए कि तिरंगे कलर का कपड़ा पहनना गैर कानूनी है, कपड़े के रूप में आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप अमेरिकन लोगों को देखते हैं कि अमेरिका का झंडा जो है वो लोग टी शर्ट बना लेते हैं, अमेरिकन अपने झंडे की पैंट बना लेते हैं, बहुत सी चीज़ें वो लोग पहनते हैं उस चीज़ों का बनाकर। लेकिन हमारे भारत में झंडे को सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, इसलिए कपड़े के रूप में इसे पहना नहीं जा सकता है। तो यह इसके संहिता में कहा गया, इसके कानून में कहा गया कि झंडे को कपड़े के रूप में नहीं आप पहन सकते हैं और पर्दे के रूप में कहीं भी इसे लगाया नहीं जाएगा। इसके अलावा मौसम को देखते हुए आपको यह झंडे के विषय में ध्यान रखना है कि सूर्योदय के समय इसे फहराया जाएगा और सूर्यास्त से पूर्व इसे हटाया जाएगा, यानी उसे सम्मानपूर्वक उतार कर रखा जाएगा इस झंडे को। इसे यह भी ध्यान रखना है कि यह नहीं होना चाहिए कि ज़मीन पर टच नहीं हो, फर्श पे टच नहीं हो, पानी में टच नहीं हो, यानी भीगना नहीं चाहिए इस प्रकार से। अब आप यहाँ अगर ये बात करते हैं साफ़ करने की, तो वह सम्मानित तरीके से, यानी उसे आप साफ़ करने के बाद में उसे सम्मानित तरीके से फिर पुनः फहराने के लिए तैयार करना चाहिए। इस तरीके से आप रख सकते हैं, लेकिन इसको आप सार्वजनिक स्तर पर या व्यक्तिगत तौर पर झंडे को अपमानित नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसके से जुड़ा सबसे बड़ा कानून है, जिसके विषय में बहुत से कम लोग जानते हैं, वो ये है कि वाहन के हुड यानी कि जो वाहन का बोनेट होता है उस पर आप इसे गाड़ी के बोनेट पर नहीं लगा सकते हैं। यानी झंडा अगर वहाँ पे इसे लगाया जाता तो यह भी इस संहिता का कानून का उल्लंघन है। उसके ऊपर, बगल में, पीछे, कहीं भी, रेल पर, नावों में कहीं भी इसे लगाना नहीं चाहिए, यहाँ लपेटना नहीं चाहिए। हालांकि संशोधन के माध्यम से इसे कई जगह पर परिवर्तित कर दिया गया है और आज की डेट में इंडिया में जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें यह लगना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ट्रेन में लगना अनिवार्य है, प्लेन में लगना अनिवार्य है, और जो इंडियन नेशनल बसेस हैं या ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है, नेशनल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, उनमें लगाना इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब ये थोड़ा परिवर्तन किया गया, लेकिन प्राइवेटली हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं हर जगह पर लगाकर। तीसरी चीज़ हमें ये बताई गई आगे कि ध्वज जो भी है वो जिस तरीके से हमें लगाना होता है तो वो हमें एक ऊंचे स्थान पर लगाया जा सकता है, यानी हम अपने बराबर में स्थान पर नहीं लगा सकते हैं, या हम अपने जिस जगह पर हम खड़े हैं उससे नीचे के स्थान पर नहीं लगा सकते हैं। ये झंडे के विषय में हमें ध्यान रखना है। झंडे को हम किसी तरीके से काट पीट करके डिज़ाइनर नहीं बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जैसा अनुपात इसे बताया गया है 3:2 का, उसी 3:2 के अनुपात में या 2:3 के अनुपात में हम इसे प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के अनुपात में होना चाहिए। तो ये है झंडे से जुड़ी हुई कहानी और ये है झंडे से जुड़ी हुई संहिता, इसके जुड़े हुए कानून, जिसे हमें जानना चाहिए और हर एक भारतीय को इसके विषय में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आज आपको झंडे के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिली हैं। इसके संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।